हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो आपने फिजिक्स लैब में इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट काफ़ी कॉमनली देखा होगा। और क्या काम आता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट, याद कीजिए क्या काम करते हैं हम इससे। ये पता करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हम बात करेंगे। व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? देन वी कैन से दैट इट इज़ अ डिवाइस which is used for measuring or to detect presence of electric current in a circuit। हमें ये पता करना होगा कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं है, या फॉर मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट वी यूज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो गैल्वेनोमीटर मैंने आपको दिखाया है, दिस इज नोन एज वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न टाइप या पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर कहलाता है ये, राइट। यहाँ हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एक टाइप जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड टाइप की बात करने वाले हैं यहाँ पर हम। सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। तो हमारे पास में एक आइडिया हो गया व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। अब कोई सा भी गैल्वेनोमीटर हो, चाहे सस्पेंडेड टाइप की हम बात करें, सस्पेंडेड टाइप या जो मैंने आपको दिखाया है उसको हम वेस्टर्न टाइप कहते हैं। इन सभी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल when a current carrying coil is placed in magnetic field then it experiences a torque। dear students, पिछले वीडियो में हमने एक आर्टिकल किया था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ से हमने प्रूव किया था कि यदि किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर टॉर्क लगती है, और उस टॉर्क के लिए जो एक्सप्रेशन होती है वो हमने क्या निकाली थी? टॉर्क टो इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा, राइट। दिस एक्सप्रेशन वी हैव ड्राइव्ड। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं मूविंग टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल बाय महेश कुमार जोगी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमने वहाँ पर निकाल चुके हैं, टॉर्क टो इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। तो इसका मतलब क्या था कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू दिस, राइट। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग? अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है? देखो हम डायग्राम में आते हैं। ABCD, दिस इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज वाइंडेड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक ब्रास। क्या होता है? देखो इस प्रकार के हमारे पास में एक ब्रास की फ्रेम होती है। उस फ्रेम पे हम क्या करेंगे? इस प्रकार के एक कॉपर वायर लेते हैं और इस कॉपर वायर को यूं वाइंड कर देते हैं। इफ़ वी वाइंड दिस कॉपर वायर और दिस फ्रेम इन लाइक दिस, then it with this copper wire will have a large number of turns which are insulated from each other। वायर लिया, इस वायर को ब्रास की जो फ्रेम है उसके ऊपर यूं वाइंड करेंगे और सभी टर्न्स को क्या करते हैं? एक दूसरे से इंसुलेट कर देंगे। सो हमारे पास में स्ट्रक्चर में जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। इस कॉइल को हमने नाम क्या दे रखा है? ABCD, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स of insulated copper wire winded over a non-magnetic material like brass। कॉपर वायर को हमने क्या किया? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक ब्रास, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? वाइंड कर देते हैं, काफ़ी सारी टर्न्स लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन सभी टर्न्स का एरिया अलग अलग है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, इन सभी टर्न्स का एरिया सेम है, क्योंकि ये देखो हमारे पास इस प्रकार की फ्रेम है। इस फ्रेम के ऊपर यहाँ से हम यहाँ तक वाइंड करेंगे। दिस इज वाइंड ओवर दिस फ्रेम, सो ईच टर्न विल हैव द सेम एरिया, राइट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारे पास में। इसके अंदर क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर होती है विच हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, दीज टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। देखो हमारा इसका प्रिंसिपल क्या है? टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगी ABCD। अब हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी सिलेंड्रिकल मैग्नेट के N and S
दीज आर टू पोल्स ऑफ सिलेंड्रिकल मैग्नेट। हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमने ये जो स्पेशल टाइप का मैग्नेट, सिलेंड्रिकल टाइप का मैग्नेट क्यों ले रखा है, वो उसकी वर्किंग में हम बात करेंगे, राइट। उसके बाद में क्या आता है, थर्ड जो पॉइंट है, दैट इज एम इज कनकेव मिरर अटैच्ड विद फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और यहाँ आते हैं, देखो हमारे पास में इस कॉइल का एक एंड हमारा ये हो गया, इस एंड के साथ में यहाँ पर दिस एम इज कनकेव मिरर। डियर स्टूडेंट्स, ये एम क्या है यहाँ पर, कनकेव मिरर है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कनकेव मिरर। एंड दिस इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। देखो ये जो हमारे पास में कॉइल का एक एंड के साथ में क्या लगा रखी है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। इस प्रकार की एक स्ट्रिप लगा रखी है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की। ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्या है, दिस इज एन एलॉय ऑफ कॉपर। कॉपर का ही एक मिक्स धातु है ये, राइट। और अब देखो इस कॉइल का ये एंड, बीच में क्या लगा दिया हमने, कनकेव मिरर। फिर वायर को आगे लेके गए, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और इस कॉइल का दूसरा एंड हम यहाँ ले आते हैं, इसको नाम दे दिया टर्मिनल T2। अब इसका जो एक एंड और बच गया, दिस इज अनदर एंड। इस एंड के साथ में हमने ये क्या लगा रखी है, एक हेयर स्प्रिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारे पास में, एस इज हेयर स्प्रिंग। क्या होगा, इस हेयर स्प्रिंग का यूज क्या है, दिस इज स्प्रिंग, जस्ट जो हम स्प्रिंग की बात करते हैं वो स्प्रिंग है। दूसरे एंड पे स्प्रिंग लगा रखी है। इस स्प्रिंग का जो रोल है वो क्या है कि जब इस कॉइल पे टॉर्क लगेगी, देन दिस कॉइल विल रोटेट। तो इस कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए दिस स्प्रिंग इज यूज्ड, राइट। अब यहाँ से कॉइल का दूसरा एंड यहाँ आ गया। तो हमारे पास में इस गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ने के लिए इसके दो टर्मिनल, एक टर्मिनल कौन सा हो गया T1 एंड एक टर्मिनल कौन सा हो गया T2, लाइक दिस। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वन टर्मिनल अनदर टर्मिनल, दीज आर टू टर्मिनल्स ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, राइट। दोनों टर्मिनल आ गए हमारे पास में इसके। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, दिस इज L। दिस L इज सॉफ्ट आयरन पीस, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन लाइक दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसका हमारे पास में एक आइडिया हो गया। किस प्रकार से आइडिया हो गया, देखो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज लाइक दिस, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, इधर क्या है साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल विच विल रोटेट अबाउट दिस सॉफ्ट आयरन पीस। ये इस सॉफ्ट आयरन पीस के अबाउट में क्या करेगी, रोटेट करेगी। यू कैन सी दिस, दिस इज सॉफ्ट आयरन पीस एंड दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ये जो सॉफ्ट आयरन पीस है ये कैसा है, सिलेंड्रिकल इन शेप है। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन पीस। यहाँ पर देखो ये जो मैंने रेड बाउंड्री दिखा रखी है, दिस इज द फ्रेम ऑफ ब्रास। ये वाली फ्रेम है, ये दिस इज द फ्रेम। इसके ऊपर हमने वायर को वाइंड कर रखा है। अंदर क्या है, सॉफ्ट आयरन, दिस इज सॉफ्ट आयरन एंड दिस कॉइल विल रोटेट अबाउट दिस सॉफ्ट आयरन। अब हम बात करते हैं इसकी जो वर्किंग की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली, राइट। यहाँ पर एक चीज़ और बचती है कंस्ट्रक्शन में, व्हाट इज दिस एच। दिस एच इज रोटेशनल स्क्रू या टॉर्जन हेड स्क्रू कहते हैं हमें। दिस एच इज हेड स्क्रू और रोटेशन स्क्रू विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉइल को एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन एडजस्ट दिस कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। This is known as rotation screw. So use of this screw is to adjust the coil in the magnetic field, right? This is all about the construction. अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। आइए अब बात करते हैं वर्किंग की। We know that when a current carrying coil is placed in magnetic field, then torque on the coil is NIAB sin alpha। पहले यहाँ पर जो लेटर्स हैं इनका मीनिंग क्लियर करते हैं। N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, हमने वायर को कितनी बार वाइंड किया, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न। I इज करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल। A इज एरिया ऑफ द कॉइल। अगर हम ये कहते हैं कि इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, देन एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LB। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में।
बी इज मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हेल्प से प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस अल्फा इज एंगल बिटवीन द ये कहते हैं कि सपोज देखो हम अल्फा की बात एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि लेट दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, राइट, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल एंड दीज आर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब अल्फा जो होता है दैट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर। सपोज कॉइल को हमने यूँ रख दिया तो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटसाइड, राइट, then this is the direction of area vector and this is the direction of magnetic field, right। देखो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है। अब अगर हम ये कहते हैं कि इस कॉइल का प्लेन को हम यूँ रोटेट करवा दिया, अब देखो एरिया वेक्टर किधर आ गया, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर आ गया बाहर की तरफ, तो इस केस में अल्फा कितना हो गया, इन दिस केस अल्फा इज 90 डिग्री, राइट। जब इस केस में अल्फा 90 होगा, फिर यदि ये कॉइल आगे रोटेट करेगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, फिर से चेंज होगी। इसका मतलब इन दिस केस अगर हम ये कॉइल इस प्रकार से यूँ रोटेट करती है और हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ ले लेते हैं, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में जो अल्फा है, अल्फा इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, अल्फा इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। ये सारा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको जो राइट करना है उसके हम यहाँ से शुरू करेंगे। दिस इज़ फॉर एक्सप्लेनेशन कि हमारे पास में अल्फा क्या था, अल्फा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस पर्टिकुलर केस अल्फा इज 0। अगर कॉइल यूँ रोटेट करके आएगी तो जो एरिया वेक्टर देखो, अल्फा एरिया वेक्टर कॉइल रोटेट करती है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, अल्फा इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, सो टॉर्क भी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, फॉर प्रोड्यूसिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब याद करो व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है तो उस केस में अल्फा की जो वैल्यू होती है दैट इज 90 डिग्री एंड वी नो दैट साइन 90 इज 1। सो जब हम वर्किंग की बात करेंगे तो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप ये हो गया, उसके बाद में यहाँ आ जाएंगे फॉर प्रोड्यूसिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अल्फा इज वी टेक अल्फा is 90 डिग्री, so sin 90 is 1, then टॉर्क जो लगेगी, टॉर्क टो इज इक्वल टू NIAB, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए वी यूज यहाँ पर हम दो चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं। फर्स्ट सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, एक तो हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, एंड सेकंड जो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन, जिसको हमने क्या नाम दे रखा था, L। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन पीस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से हम इसको भी क्लियर करेंगे कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये जो सॉफ्ट आयरन पीस है इसके फंक्शन क्या है, क्या काम आता है ये। सो देखो क्या काम आएगा ये, हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, इसके बाद वापस यहाँ आएंगे। पहले हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन पीस। डियर स्टूडेंट्स यदि इसको हम गैल्वेनोमीटर को ऊपर से देखें, इसके यदि हम टॉप व्यू की बात करते हैं, टॉप व्यू, देन हमें किस प्रकार का दिखाई देगा ऊपर से। ये ऊपर की जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, दीज आर टू मैग्नेट्स, ये मैग्नेट हमें दिखाई देंगे, और ये क्या होगी, हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका ऊपर वाला हिस्सा ये आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर इसके अंदर ये क्या रखा हुआ था, सॉफ्ट आयरन पीस है, राइट। अब देखो हम ये समझते हैं कि यहाँ से जब हमारे पास में दिस इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब निकलेंगे यहाँ से
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? स्टार्ट्स नॉर्मली यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस प्रकार से रोटेट कर जाएंगी। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से रोटेट कर जाएंगी। ये इस प्रकार की क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मिनट हम इसको दोबारा से देखते हैं। देखो ये हमारे पास में वन पीस, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। सो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी इनकी जो शेप होगी दिस विल बी लाइक दिस। ये इस प्रकार से आ जाएंगे, ये इस प्रकार से आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या है? सॉफ्ट आयरन पीस। दिस इज ये अंदर द सॉफ्ट आयरन पीस है और ऊपर से हमें क्या दिखाई देगी? ये जो हमारा ये वाला टॉप पोर्शन है रेक्टेंगुलर कॉइल का, ये वाला एडी, दिस इज राइट। अब देखो, अब हम ये जो सॉफ्ट आयरन पीस यूज कर रहे हैं इसका जो रोल है, एक तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है these will prefer to pass through this soft iron। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सॉफ्ट आयरन में से मैक्सिमम पास होने की कोशिश करते हैं। दे विल ट्राई टू पास थ्रू दिस सॉफ्ट आयरन। रिजल्ट क्या होगा? वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। एक बात, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर रोल है वो क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से आएगी, ये इस प्रकार से आएगी, तो ये जो कॉइल का जो हमारा प्लेन ऑफ दिस कॉइल, वी कैन, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो कॉइल का जो प्लेन है, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल। ये कॉइल कैसे भी रोटेट करे, अगर मान लो ये कॉइल यहाँ से रोटेट करके इधर आती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी है। अगर ये कॉइल रोटेट करके इधर जाती है देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी है, राइट। तो हर केस में क्या होगा? सपोज ये हमारा जो प्लेन है बिल्कुल बीच में है, प्लेन ऑफ द कॉइल बिल्कुल एग्जैक्टली यूँ है, देन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? बिल्कुल सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, राइट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री, राइट। अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कैसा हो रहा है? यहाँ पर यूँ इस प्रकार से रोटेट करता हुआ जा रहा है, नीचे इधर से यूँ आ रहा है। तो ये कॉइल इसका प्लेन किधर भी जाए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? राइट, विल बी ऑलवेज इन द प्लेन एंड, और हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड सॉफ्ट आयरन पीस वी कैन प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब हमारे पास में यह आ गया फंक्शन कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन पीस एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट, राइट। देखो अब जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है देन टॉर्क विल बी दिस। सो अब हम वापस आते हैं हमारे यहीं पर ही, ड्यू टू दिस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्क क्या होगा? कॉइल विल रोटेट। टॉर्क लगेगी तो क्या होगा? ये कॉइल रोटेट करेगी। तो कॉइल के साथ में क्या होगा? यहाँ पर दिस इज एम इज कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर के साथ साथ हमने क्या लगा रखी है? ये फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप लगा रखी है। रिजल्ट क्या होगा? ये जो फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप है इट विल गेट ट्विस्ट, ये बेंड हो जाएगी यूँ। यहाँ पर जो फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप है इसमें क्या होगा? ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब ये घूम जाएगी इस प्रकार से। जैसे हम यूँ कहते हैं इसको कि हमारे पास में दिस इज फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ये मान लो यहाँ पर इस वायर के साथ में क्या लगा रखी है अपन ने? फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी देयर विल बी ट्विस्ट इन, दिखाई दे रही है आपको कि ये इस प्रकार से क्या होगा? फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप के अंदर क्या आएगी? ट्विस्ट आएगी। सो इट विल रोटेट। और इसके साथ में जो ऊपर जो मिरर लगा हुआ कनकेव मिरर, इट विल आल्सो रोटेट, राइट। अब हम बात करते हैं कि लेट थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। अब हम क्या मानते हैं कि मान लो इस स्ट्रिप में जो ट्विस्ट आई है जितने एंगल से रोटेट कर गई उस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? थीटा। कि लेट थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप। अब क्या होगा? ड्यू टू इलास्टिसिटी ये जो फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप है
ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। तो ओरिजिनल पोजीशन के लिए ये कहते हैं कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, लेट के इज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब देखो ट्विस्ट यदि थीटा है और यूनिट ट्विस्ट के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी है, के। सो टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी होगी, के थीटा। अब यदि हम बात करते हैं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यदि इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, जितनी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उतनी ही क्या होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वी कैन से दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितनी है, NIAB एंड रीस्टोरिंग टॉर्क इज K थीटा, और we can say that I is equal to K upon NAB into theta। K क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर फास्ट पर यूनिट, फास्ट पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, N is number of turn, A is area, B is magnetic field, this total factor is constant। So we can say that I is equal to G theta or I is directly proportional to theta, where G is constant known as galvanometer constant। ये जो G है यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, galvanometer constant, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, G is equal to, G की वैल्यू K upon NAB। So it is clear that I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मीन्स जितना हम इसमें करंट पास करेंगे क्या होगा, फास्ट पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के अंदर उतनी ज़्यादा क्या आएगी, ट्विस्ट आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में काम रह गया कि ये जो कनकेव मिरर था इसका तो काम कुछ आया ही नहीं, ये इसका क्या काम है। तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि इसको हम अलग से समझेंगे। आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक कि अगर ये आता है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो यहाँ तक हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, दिस इज द वर्किंग। अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कनकेव मिरर। देखो इसको मैं अलग से बताता हूँ आपको कि ये जो कनकेव मिरर यहाँ लगा रखा अपन ने, दिस सेम इज कनकेव मिरर, क्या होता है इसके अंदर एक अरेंजमेंट और होता है। यहाँ पर क्या होता है, दिस इज एनी लैंप, यहाँ पर एक लैंप लगाते हैं, राइट, और लैंप से क्या होता है, इस मिरर पे लाइट फॉल करते हैं। तो जैसे ये मिरर रोटेट होगा क्या होगा, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर क्या होता है, एक स्केल लगा होता है, ट्रांसपेरेंट स्केल, राइट। लैंप से लाइट किस पे फॉल करेगी, मिरर पे, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ फॉल करती है, इस स्केल पे। अब जैसे जैसे इसमें हम करंट पास करेंगे क्या होगा, मिरर उतना ज़्यादा, ये जो फास्ट पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इसमें ट्विस्ट आएगा, कि ट्विस्ट आएगा तो मिरर भी रोटेट होगा। तो इस मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है वो क्या होगी, इस स्केल पे हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, ब्राइट स्पॉट हमें दिखाई देगा। जहाँ कहीं हमें ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा दैट विल बी द रीडिंग ऑन दिस स्केल। सो इसको हम बोलते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। ये जो एम है इसके साथ में क्या होता है, एक लैंप और स्केल होता है। लैंप से इसके ऊपर हम लाइट को फॉल करेंगे, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्केल पे गिरती है, स्केल पे हमें जो ब्राइट स्पॉट दिखता है दैट इज द रीडिंग, राइट। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। डियर स्टूडेंट्स, इफ वी सी द वर्किंग मॉडल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर देन यू कैन सी दैट दिस इज द, हमारे पास में क्या है, मूविंग कॉइल, जो आपको कॉपर की वाइंडिंग दिखाई दे रही है। उसके साथ में देखो बिल्कुल हल्की हल्की क्या है, एयर स्प्रिंग दिखाई दे रही है आपको, और ये बीच में क्या लगा हुआ है, सॉफ्ट आयरन पीस, और ये दोनों तरफ ये क्या है, दीज आर सिलेंड्रिकल मैग्नेट। एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट इधर है, एक इधर है, बीच में क्या लगी हुई है, देखो दिस इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसके बीच में जो आपको गोल सी शेप दिखाई दे रही है दैट इज सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन पीस। बीच में देखो नीचे गोल दिखाई दे रहा है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन, राइट। अगर हम इसको इधर से देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में, गैल्वेनोमीटर। दिस इज वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं ये इसको क्या कहते हैं, जो बोर्ड पे जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, राइट। ये होगी इसकी जो, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है, दोनों की जो प्रिंसिपल है वो सेम है, सिर्फ पाइवोट का अंतर है। इसमें निडल है, सस्पेंडेड टाइप में क्या होता है,
लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी की। व्हाट आर द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। अब हमारे पास में आता है इसके स्पेशल केसेस कि व्हाट आर द स्पेशल केस में दो चीज़ें आते हैं। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सो करंट सेंसिटिविटी मीन्स, देखो यहाँ हम बात करते हैं व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। यदि हम यहाँ यूँ कर देंगे हमने इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जब करंट आई पास किया तब डिफ्लेक्शन कितना था, थीटा। 4 ये कहते हैं कि आई डिफ्लेक्शन कितना है, थीटा। सो करंट सेंसिटिविटी मीन्स व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन व्हेन यूनिट करंट इज पास्ड। यदि हम करंट आई पास करते हैं डिफ्लेक्शन कितना है, थीटा। यदि आई की जगह हम यूनिट करंट पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, थीटा अपॉन आई। देन दिस थीटा अपॉन आई इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। सो वी कैन फाइंड एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी। ये हम ड्राइव कर चुके हैं। यहाँ से यदि हम थीटा अपॉन आई निकालते हैं, थीटा अपॉन आई, आई को इसके बटे में ले आएंगे, देन थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, एन ए बी अपॉन के। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारे पास में आती है इसकी दूसरी सेंसिटिविटी, दैट इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। जब हम यूनिट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जो डिफ्लेक्शन आएगा, अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि हमने वोल्टेज वी अप्लाई किया तब डिफ्लेक्शन थीटा आया, तो यूनिट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, थीटा अपॉन वी, दैट इज थीटा अपॉन वी की जगह हम क्या कह सकते हैं, आई आर। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, ये हम निकाल चुके हैं। किसके बराबर था, एन ए बी अपॉन में के, और आर से हमें और डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। यदि हम करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की यदि यूनिट्स की बात करते हैं कि इनकी यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा अपॉन आई। थीटा इज ट्विस्ट एंगल, रेडियन पर एम्पेयर, राइट। थीटा अपॉन आई इज रेडियन पर एम्पेयर, यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो रेडियन पर वोल्ट, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, रेडियन पर वोल्ट। यदि हम डिवीजन की बात करते हैं या रेडियन की जगह हम डिवीजन में भी ले सकते हैं कि जब इसमें गैल्वेनोमीटर में हम करंट पास करते हैं तो इसकी जो नीडल है कितने डिवीजन रीडिंग शो करती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियन की जगह डिवीजन पर एम्पेयर या फिर डिवीजन पर वोल्ट। ये होती है इसकी सेंसिटिविटी। अब आता है हाउ वी कैन मेक ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, हाउ टू मेक ए गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव। कंडीशन फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, मतलब किसी गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव कब बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंसिटिव का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट पास करें और इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आए वो क्या हो, ज़्यादा आ जाए। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी सेंसिटिव। जैसे हम डेली लाइफ में कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो क्लास में टीचर किसी बच्चे को धमकाए और उस बच्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, इसका मतलब दैट बॉय इज़ नॉट सेंसिटिव। इसके अलावा क्लास में यदि टीचर ने किसी बच्चे को आँख भी दिखा दी और वो बच्चा रोने लग जाए, हम क्या कहते हैं कि वो बच्चा क्या है, सेंसिटिव है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है कि हम गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा भी करंट पास करें और इसमें डिफ्लेक्शन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यदि हम मान लो मिनिमम करंट कर दें और थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, मतलब फॉर ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ आई थीटा शुड बी लार्ज। तो अब थीटा देखो किन बातों पर डिपेंड करता है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। यदि हम क्या करें यहाँ पर टर्न्स को बढ़ा दें, राइट, बट नंबर ऑफ टर्न्स कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिट, क्योंकि हम क्या करेंगे, यदि टर्न्स को बढ़ाएंगे तो कॉइल की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। सो वी कैन नॉट इंक्रीज एन बियॉन्ड ए लिमिट। सेकेंड क्या है, एरिया। इफ़ यू इंक्रीज द एरिया, यदि हम एरिया को बढ़ाएंगे थीटा बढ़ेगा,
लेकिन जब कॉइल का एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है इट विल बी लार्ज इन साइज। जब कॉइल का एरिया बढ़ाएंगे तो हमें हमारे पास में ये जो मैग्नेट है इनको भी बड़ा करना पड़ेगा। अगर अकेली कॉइल का एरिया बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। सो वी कैन देयर इज ए लिमिट ऑन एरिया। मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन पीस यूज कर लिया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम कर चुके। के क्या है, कांस्टेंट फॉर फास्पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, राइट। तो के है रीस्टोरिंग, ये कहते हैं कि रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट फॉर फास्पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये फास्पर ब्रॉन्ज जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट इज आल्सो एन अलाय ऑफ कॉपर। कॉपर का ये कॉपर की मिक्स धातु होती है फास्पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, और फास्पर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए के की वैल्यू मिनिमम होती है। सो थीटा विल बी लार्ज। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और साथ में इसके स्पेशल केस। यदि आपको वीडियो पसंद आए देन गिव इट ए लाइक, share and subscribe. Thanks and keep on watching.